3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. NASA launched Artemis mission and we are going back to the moon. आर्टेमिस 2 लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2026 को जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में है। ये स्पेसक्राफ्ट पहले धरती के 3 चक्कर लगाएगा, उसमें अपना ऑर्बिट रेस करेगा, फिर एक ट्रांसलूनर इंजेक्शन होगा, ये चांद के करीब जाएगा और चांद का एक आधा चक्कर घूम के धरती पे वापस आएगा। 1970 में अपोलो मिशन लॉन्च हुआ था और अपोलो 8 सिमिलर था आर्टेमिस 2 के, जो अभी 1 अप्रैल को रिसेंटली हुआ है। अपोलो 8 भी चांद के पास गया, चक्कर मार के वापस आ गया एंड इट टुक द फेमस अर्थ राइज पिक्चर। एंड फाइनली जब एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट ने अपने चेक्स कंप्लीट कर लिए तो अपोलो 11 में पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की धरती पे कदम रखे और वो फेमस वर्ड्स बोले। लेकिन 1960-70 के दशक में कोल्ड वॉर चल रहा था। रशियंस ने स्पुतनिक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेज दिया था। दे वर ऑल्सो एबल टू सेंड द फर्स्ट एनिमल इन स्पेस, जो कि एक कुत्ता था। तो अमेरिकन को लगा कि वो इस रेस में पीछे रह रहे हैं और उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट केनेडी ने अनाउंस कर दिया कि वी विल पुट अ मैन ऑन द मून। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. देखिए आर्टेमिस 2 मिशन जो है, इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं। अपोलो में 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, क्योंकि अब जो रॉकेट और जो कैप्सूल बना है वो थोड़ा बड़ा है, एडवांस है। ये एक 10 डे मिशन होगा एंड एज आई स्पीक राइट नाउ वो कैप्सूल धरती की ग्रेविटेशनल एरिया छोड़ के उसने TLI यानी ट्रांस लूनर इंजेक्शन कर दिया। वो फेज होता है जब आपका लास्ट स्टेज का जो फ्यूल होता है रॉकेट के अंदर वो फायर करता है और आप मून की ग्रेविटी को पकड़ने के लिए एक फाइनल पुश मार देते। 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं और ये लैंडिंग करने नहीं गए, तो ये गेड़ी मारने गए हैं मून की। बट दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि ह्यूमंस धरती से इतनी दूर गए हैं किसी मिशन पे। अपोलो मिशन में लोग एक्सप्लोरेशन करने गए थे, ऐसा बोलती है अमेरिका, लेकिन दुनिया ये मानती है कि वो सिर्फ रशिया को पीछे छोड़ने के लिए गए थे। लेकिन ये आर्टेमिस मिशन में हम जा रहे हैं मून पे एक परमानेंट कॉलोनी एस्टैब्लिश करने, क्योंकि इलॉन मस्क का भी कहना है कि अगर मार्स तक पहुंचना तो हमें चांद पे एक टेम्परेरी हब बनाना पड़ेगा। हम हर बार अर्थ से रॉकेट नहीं लॉन्च कर सकते मार्स तक जाने के लिए, वो वाइबल ही नहीं है। चांद पे एक कॉलोनी होगी, एक टेम्परेरी बेस होगा जहां से हम बाकी डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस कर सकते हैं। 1960-70 के दशक में जब अपोलो 11 मिशन हुआ था तो उसमें जो रॉकेट यूज हुआ था उसका नाम था सैटर्न 5। आज जो रॉकेट यूज हुआ है उसको बोलते हैं SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो जो मॉड्यूल होता है जब चांद के अराउंड आप पहुंच जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वो 2 में सेपरेट होता है। एक को बोलते हैं कमांड मॉड्यूल और एक को बोलते थे ईगल। ईगल था जो लैंड हुआ था, तो फेमस नील आर्मस्ट्रॉन्ग के वर्ड से द ईगल हैज लैंडेड। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन लैंड हुए थे, उसमें से भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पहले कदम पड़े थे, इसीलिए दुनिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग को याद करती है। अपोलो 12, 14, 15, 16 सब में कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट गया था, लेकिन आई एम श्योर आप में से किसी को उस एस्ट्रोनॉट का नाम याद नहीं होगा, बिकॉज जो पहले जाता है भाई दुनिया उसी को याद रखती है। देखिए अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो अपोलो मिशन का कॉस्ट था 25.8 बिलियन US डॉलर, जो 1960 में था, जो कि आज के रुपए के हिसाब से 250 से 300 बिलियन डॉलर्स है। और पर मून लैंडिंग ये पड़ा 4 बिलियन डॉलर्स का। और आर्टेमिस की पर मून लैंडिंग आपको पड़ेगी 5.1 बिलियन US डॉलर्स की। भाई एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, दोनों की रॉकेट्स की बात करें तो अपोलो में जो रॉकेट था सैटर्न 5 और आर्टेमिस का जो रॉकेट है वो है SLS। सैटर्न 5 के कुल थ्रस्ट थी 7.6 मिलियन पाउंड्स और आर्टेमिस की 8.8 मिलियन पाउंड, मतलब आर्टेमिस का रॉकेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैटर्न 5 रॉकेट की हाइट थी 111 मीटर, विड्थ थी 11 मीटर्स, आर्टेमिस की 98 मीटर और विड्थ है 16 मीटर। पेलोड की बात करें तो सैटर्न 5 45 टन्स पेलोड स्पेस में लेके जा सकता है। आर्टेमिस हालांकि बेहतर बड़ा स्ट्रॉन्गर रॉकेट है, लेकिन इसका पेलोड कम है क्योंकि ये सिर्फ 27 टन का पेलोड स्पेस में लेके जा सकता है। रॉकेट का 95% वेट उसका खुद का फ्यूल ही होता है। तो अगर आपके कुछ फ्यूल टैंक्स लगे हैं और वो खाली हो गए तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप खाली फ्यूल टैंक्स को स्पेस में लेके जाएंगे। तो जैसे ही उन फ्यूल टैंक्स का फ्यूल खाली होता है, वो यूज में नहीं आते, आप देखते होंगे रॉकेट से कुछ पार्ट गिर के अलग हो जाता है।
तो ये जो आप ऊपर का मॉड्यूल देख रहे हैं ना, ये मेन चीज़ है जो चांद तक पहुंचती है, ये और ये। सिर्फ इसको चांद तक पहुंचाने के लिए आपको ये पूरा तीम झाम लगाना पड़ता है। दिस इज जस्ट टू गिव प्रोपल्शन टू दिस। सिर्फ इसको ऊपर पहुंचाने के लिए इतना सारा फ्यूल, ये जो साइड में ये वाले देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं SRBs। इसमें भी देखिए ये स्टेज 1 हो गई, ये स्टेज 2 हो गई, ये स्टेज 3 हो गई, सिर्फ इस पोर्शन को चांद तक पहुंचाने के लिए। When you are lifting off the rocket, it is the heaviest, और सबसे ज़्यादा पावर आपको तभी चाहिए होती है। तो SLS में आप देख रहे होंगे साइड में ये 2 अलग से वाइट रॉकेट लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं SRB, जो कि होता है सॉलिड बूस्टर्स, सॉलिड रेंज बूस्टर्स। इनका काम होता है कि आपको बस धरती की सरफेस से बाहर निकाल के, और ये खाली हो जाते हैं। एंड देन आपने वीडियो में भी देखा होगा कि दे फॉल ऑफ। लिफ्ट ऑफ का 80% थ्रस्ट ये SRB से आता है, ये जो साइड में 2 लगे हुए हैं। और जो सपोर्टिंग इंजन होते हैं वो नीचे के यहाँ इंजन लगे होते हैं, जहाँ पे कि ये लिक्विड फ्यूल भरा होता है। एंड रॉकेट में आपको पता होगा क्रायोजेनिक इंजन होता है, अपनी तरह पेट्रोल डीजल नहीं पड़ता। सो दे बर्न अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन विच इज द फ्यूल, एंड लिक्विड ऑक्सीजन। दूसरा इंटरेस्टिंग डिफरेंस जो अपोलो और आर्टेमिस में है, भाई अपोलो के टाइम पे ना टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो जो एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं वो भाई कैसे कैसे मैनेज करते थे। जो नंबर 2 या सॉलिड वेस्ट होता है वो शायद वो किसी पन्नी में करते थे, कोई टॉयलेट्स नहीं होता था, कुछ सक्शन मैकेनिज्म नहीं होता था, जो भाई ग्रेविटी से गिर गया। यूरिन जो करते थे अपोलो वाले एस्ट्रोनॉट्स, उसको रिसाइकिल करते थे। ओरायन में प्रॉपर टॉयलेट बना हुआ है जो कि सक्शन से आपका वेस्ट खींच देता है, प्रॉपर एक सीट है, एक फनल है। अपोलो में एस्ट्रोनॉट्स को खुद वो प्लास्टिक बैग पीछे पकड़ के खड़ा होना था। आर्टेमिस ओरायन में भाई सुसु वॉशरूम दे डोंट स्टोर इट, ना वो रिसाइकिल करते हैं। ये मैं जान के मैं भी शॉक हो गया, ये डिस्पेंस कर देते हैं, मतलब स्पेस में सुसु छोड़ देते हैं और उसमें भाई धरती पे वापस नहीं आएगी, बाहर छोड़ते वो फ्रीज हो जाएगी और पता नहीं कहाँ चली जाएगी। स्पेस वॉक करते हुए भाई किसी को सुसु पॉटी हो जाए तो उनके जो सूट्स होते हैं ना भाई, उसमें अटैचमेंट होता है कि आप काम करते करते सुसु पॉटी कर सकते हैं। बहुत हाई लेवल के एडवांस डाइपर्स होते हैं एस्ट्रोनॉट्स के लिए। ये हमारी धरती माता हो गई जो कि ग्रीन में। अब ये आर्टेमिस जब लॉन्च होता है तो ये धरती के चक्कर लगाता है ऐसे 1 2 3, और फिर ये ऐसे स्लिंग शॉट लेके जाता है चांद पे, यहाँ पे ऐसे जाके फिर ये ऐसे वापस आ जाएगा। चांद तो हमने बनाया नहीं था, ये बीच में चांद मान लो। तो जो अपना आर्टेमिस है, ये जो पहला चक्कर का रेडियस होगा ये होगा 2222 किलोमीटर, दूसरे का 70,000 किलोमीटर ये वाला, और जो ये तीसरा चक्कर लगाएगा ये वाला चांद पे जाने से पहले, ये होगा भाई 4 लाख किलोमीटर का। और ये इलेप्टिकल होते हैं, सर्कुलर नहीं होते। अब आप पूछेंगे कि यार ये चक्कर लगा के क्यों जा रहा है, काम क्यों नहीं करते हम सीधा रॉकेट लॉन्च करें ऐसे चांद पे, क्योंकि वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और देखो जहाज भी जब फ्लाई करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्लाई करते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको कम फ्यूल लगेगा। इसको समझते हैं क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है। देखो भाई, तुम सब ने रस्सी चलाई होगी या फिर धागे के एंड पे एक पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमाया होगा। तुम अगर पत्थर पे धागा बांध के इसको ऐसे चला रहे हो और पत्थर अगर ऐसे जा रहा है तो तुमने इसको जोर जोर से घुमाया, और मान लो एक पॉइंट पे आके 5 बार घुमा के तुमने यहाँ पे छोड़ दिया उसको, तो सीधा ऐसे निकल जाएगा। नाउ टेल मी समथिंग, एक पत्थर तुम ऐसे मारो और एक पत्थर तुम घुमा घुमा के स्पीड बना के, पहले कम स्पीड, ज़्यादा स्पीड, तेज स्पीड और स्पीड, 10 चक्कर मारे घुमा फिर छोड़ दिया, और वो वहाँ से ऐसे गया, तो कौन सा ज़्यादा दूर जाएगा? ऑब्वियसली जो तुमने घुमा घुमा के फेंका है उसमें ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा दूर जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं स्लिंग शॉट। और यही टेक्निक, इसी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हम लॉन्च करते हैं सैटेलाइट्स चांद पे, मार्स में या फिर किसी भी डीप स्पेस में, क्योंकि इसमें हम जो प्लैनेट है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को भी यूज़ करते हैं। अब जब तुम ये पत्थर घुमा रहे हो तो एक फोर्स तो तुमने लगाया जिस पे घुमा रहे हो, एक फोर्स भाई ये अंदर की ओर भी लग रहा है जो तुम टेंशन मेंटेन कर रहे हो अपने हाथ से, और इसी को अगर एनालॉजी ड्रॉ करें तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये जो फोर्स लगा के हम घुमा रहे हैं ये उस रॉकेट के फ्यूल या उस रॉकेट के इंजन का फोर्स है, तो वो जोर जोर से इलेप्टिकल ऑर्बिट में पहले घूमता है और फिर चलाता है। अगर आपको एग्जांपल, तो आपने ओलंपिक्स में शॉर्ट पुट देखा होगा, स्कूल में एथलेटिक्स मीट सबके होती है, तो एक तरफ शॉर्ट पुट को इमेजिन करो और एक तरफ हैमर थ्रो को इमेजिन करो। पत्थर का गोला है, लोहे का गोला है, ये फेंको। और हैमर थ्रो शॉर्ट पुट में क्या है, जो एंड में गोला होता है उसका वेट सेम होता है। अब ये घुमा के फेंक रहा है, देखो कौन सा दूर जाएगा। मतलब आपको देख के फील आ रही है कि भाई ये तो बहुत दूर जाएगा। अगर आपको एवरेज बताऊं, ओलंपिक्स में सेम बंदा अगर शॉर्ट पुट फेंकता है तो वो 22 मीटर फेंक पाएगा, और सेम बंदा अगर हैमर फेंकता है
तो वो 80 मीटर फेंक पाएगा। तो भाई मान लेते हैं ये आपका सन हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई। अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, एक साल में एक चक्कर लगाती है। अर्थ के ऊपर भी दो फोर्स होते हैं, एक जो सन इसको अपनी ग्रेविटी से ऑर्बिट में बांधे हुआ है और दूसरा ये वाला फोर्स जो आगे बढ़ने के लिए। जस्ट गोइंग लिटिल बिट ऑफ द टॉपिक। अब आप बोलेंगे कि ये फोर्स अर्थ के पास कैसे आया, अर्थ के पास कोई रॉकेट नहीं है। भाई ये इनर्शिया से होता है। जब अर्थ बनी होगी, इसने सन का चक्कर लगाया होगा, तब उसको ये फोर्स मिला होगा, कहीं से टकरा टुकरू के वो उसमें नहीं जाते भाई, उसमें पागल हो जाएंगे। तो तब से वो फोर्स मेंटेन है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, a body will remain in a state of rest or motion unless an external force is applied। तो अभी इस पे एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा, तो वो मेंटेन किया हुआ, इनर्शिया से मेंटेन किया हुआ। धरती घूमती भी इनर्शिया से, चक्कर भी, सारा पूरा ब्रह्मांड इनर्शिया से चल रहा है। तो अगर मान लो एक दिन सन गायब हो जाता है, तो ये वाला फोर्स गायब हो जाएगा, तो भाई धरती कहाँ निकल लेगी? जिस पॉइंट पे सन गायब होगा, धरती उस समय सीधा निकल लेगी और स्लिंग शॉट पड़ के कहीं निकल लेगी। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लॉन्च टाइम को हम बोलेंगे L। अगर मैं बोल रहा हूँ L-9 तो मतलब लॉन्च से 9 घंटा पहले। L-9 आवर्स एंड 25 मिनट्स शुरू होता है प्रॉप लोड। प्रॉप लोड को बोलते हैं जो रॉकेट के प्रोपेलेंट होते हैं, जो फ्यूल होते हैं, उसको रॉकेट में भरना स्टार्ट कर देते हैं 9 घंटा 25 मिनट पहले। रॉकेट का 85 to 90% ऑफ द वेट सिर्फ फ्यूल का होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, ऊपर की जो चोंच होती है ना, उसी को स्पेस में ले जाना हमारा मेन मिशन होता है, और भाई बाकी सारा फ्यूल होता है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि ज़्यादा फ्यूल भर देते हैं और ऊपर तक जाएगा, लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा फ्यूल भरेंगे, लिफ्ट ऑफ पे आपका वेट उतना हो जाएगा। अब उस वेट को उठाने के लिए यू नीड मोर फ्यूल। मोर फ्यूल मीन्स मोर वेट। मोर वेट को उठाने के लिए, तो दिस इज अ कैच 22 सिचुएशन। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, आपके रॉकेट का 60% ऑफ द फ्यूल पहले 2 मिनट में ही बर्न हो जाता है, बिकॉज द रॉकेट इज हैवीएस्ट एट लिफ्ट ऑफ। बहुत ज्यादा पावर और एनर्जी चाहिए होती है। एवरी इंजन ऑफ स्टेज 1 रन्स फुल पावर एट लिफ्ट ऑफ। L-7 आवर्स ICPS प्रॉप लोड करते हैं। देखो फ्यूल दो तरीके के होते हैं, सॉलिड फ्यूल जो मैंने SRBs होते हैं, जो साइड के 2 छोटे रॉकेट अटैच्ड होते हैं, उसको भरते हैं, और ICPS होता है क्रायोजेनिक फ्यूल। जब हम डीप स्पेस में पहुंच जाते हैं, हमें ट्रांसलूनर इंजेक्शन करना होता है, तो हल्का सा फ्यूल हम खोलते हैं, हल्का सा इंजन हम खोलते हैं, उसको बोलते हैं ICPS। दैट इज बेसिकली लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, और ये स्टेज 2 के प्रोपेलेंट्स होते हैं। ट्रांसलूनर इंजेक्शन में ये काम आते हैं। जब तक आप अपना ICPS या क्रायोजेनिक इंजन चालू नहीं करेंगे, आपकी सैटेलाइट यहीं घूमती रहेगी। अब आपको करना है ट्रांसलूनर इंजेक्शन, मतलब धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के आपको चांद पे जाना है। तो यहाँ पे कहीं जाके उस रॉकेट का इंजन को फायर किया जाएगा थोड़ी सी देर के लिए, और वो इसको छोड़ के यहाँ चला जाएगा। कहीं यहाँ पहुँच के अब दोनों प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ ना कुछ मैच हो रही है, तो यहाँ से वो धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के अब चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा, और वो ऐसे चक्कर लगाने लगेगा। लेकिन हाँ, आर्टेमिस 2 चक्कर नहीं लगाएगा, वो बस जाके एक स्लिंग शॉट मार के बस अपने चेक्स कंप्लीट करेगा, जो भी इसको करने, और वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। रॉकेट का 99% ऑफ द फ्यूल धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने में ही लग जाता है, और जो 1% फ्यूल है वो हम ट्रांसलूनर इंजेक्शन, मून पे अपना उतरना, मून पे ऑर्बिट को बड़ा छोटा करना, मून से फिर उठना, उन सब में लगाते हैं। क्योंकि स्पेस में क्या है, आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलता, आप अपनी स्पीड मेंटेन करते हैं। अगर आप 4000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से है, तो आप उससे घूम रहे हैं, धरती पे तो आप स्लो डाउन हो जाएंगे। सो L-5 आवर्स एंड 40 मिनट्स एस्ट्रोनॉट्स अपना स्पेस सूट पहनना तैयार कर देते हैं। L-4 आवर्स एंड 30 सेकेंड्स एस्ट्रोनॉट्स अपने सेंटर से डिपार्ट कर देते हैं लॉन्च पैड की, और वो बस में जाते हैं, अपने फैमिलीज को बाय बोलते हैं, और बहुत कुछ ऐसा होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स जा रहे थे मून पे, तो उनको लगा कि यार कुछ भी हो सकता है, पहली बार इंसान बाहर जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं कि बाई चांस हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिलीज फाइनेंशियली स्टेबल रहे। भाई किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने उनको इंश्योरेंस नहीं दिया। देन दे केम अप विद अ जीनियस प्लान। उन एस्ट्रोनॉट्स ने क्या किया, बहुत सारे पोस्ट कार्ड साइन करके चले गए कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो ये 100 के तकरीबन पोस्ट कार्ड हैं, इसको सेल करके जो पैसा आएगा उससे उनकी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबल मिलेगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपोलो 11 मिशन ह्यूज सक्सेस, भाई वो लोग वापस आ गए एंड उनको उस पोस्ट कार्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। 1990 में हाउएवर वो पोस्ट कार्ड्स अब बन चुके थे एक सुवेनियर, और उनको फिर सेल किया गया। तब एक पोस्ट कार्ड 30 से 35 हज़ार US$ का बिका, और तकरीबन ऐसे 100 से 120 पोस्ट कार्ड एस्ट्रोनॉट साइन करके गए थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट आई जस्ट थॉट आई विल शेयर। L-4 आवर्स एस्ट्रोनॉट्स अब अपने रॉकेट में बोर्डिंग करते हैं। L-3 आवर्स एंड 20 मिनट्स अपने चेक्स स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, सारे सिस्टम्स का वो चेक करते
करते हैं, जो उनकी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। L-60 मिनट्स जो लॉन्च डायरेक्टर होते हैं, देखिए एक तो हो गया एस्ट्रोनॉट्स, लेकिन ग्राउंड से भी तो उसको मैनेज करते हैं ना, पूरी एक टीम सेटअप होती है, तो उसका हेड होता है लॉन्च डायरेक्टर। लॉन्च डायरेक्टर अपनी ब्रीफिंग कंप्लीट कर लेता है। L-45 मिनट्स 4 एस्ट्रोनॉट्स जो उस स्पेस शटल ओरायन में है उनको छोड़ के सभी को बाहर जाने के लिए बोल दिया जाता है। L-16 मिनट्स लॉन्च डायरेक्टर अपनी पूरी टीम से गो या नो गो कॉल देता है। सारे डिपार्टमेंट्स जब उसको गो कॉल देते हैं, यहाँ से तभी आगे बढ़ा जाता है। एक भी बंदा नो गो कर देगा, देन दे गो बैक और सारा सिस्टम्स के चेक्स फिर से होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। ऑफ कोर्स L-10 मिनट्स द क्लॉक स्टार्ट्स एंड द ऑटोमेशन नाउ टेक्स ओवर। T-8 मिनट्स द क्रू बोर्डिंग आर्म, जैसे अपना एयरक्राफ्ट का बोर्डिंग गेट होता है, उसको रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। T-6 मिनट्स जो ओरायन कैप्सूल है दैट गोज पावरलेस, सो नाउ इट इज पावर्ड बाय इट्स ओन इंटरनल पावर, एक्सटर्नल कनेक्शन सारे काट दिए जाते हैं। T-33 सेकेंड्स द ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंसर किक्स इन, और अब सब कुछ ऑटोमेटिक एज पर द कंप्यूटर प्लान ही होता है। आप सुनते होंगे गो फॉर ALS, सबसे चेक लिया जाता है गो फॉर ALS। गो फॉर ALS के बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उस दिन के लिए लॉन्च कैंसिल कर देते भाई, फिर नेक्स्ट डे जब प्लान होगा तभी जाएगा। सो गो फॉर ALS के बाद एवरीथिंग हैज टू गो परफेक्ट एज पर प्लान, अदरवाइज दिस लॉन्च इज नॉट हैपनिंग। T-12 सेकेंड्स द हाइड्रोजन बर्न ऑफ, जिसको इग्नाइटर बोल सकते हैं आप, दैट किक्स इन। T-6 सेकेंड्स द RS-25 इंजन, जो सॉलिड बूस्टर साइड में लगे होते हैं, उसके अलावा जो रॉकेट के नीचे होते हैं RS-25 इंजन, दैट फायर्स एट L-2 सेकेंड्स। जो रॉकेट के साइड में 2 सॉलिड SRBs लगे होते हैं, जो सॉलिड फ्यूल इंजन होते हैं, दैट फायर्स एंड एट T-0 लॉन्च हैपेंस। 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. At L+1 minute and 10 seconds एक स्टेज होती है मैक्स क्यू। अब मैक्स क्यू क्या होती है कि रॉकेट पे मैक्सिमम एरोडायनामिक प्रेशर लग रहा है उस टाइम पे। वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है रॉकेट के लिए, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल डैमेज होना बहुत पॉसिबल है। कॉकपिट में जो एस्ट्रोनॉट्स उनको वाइब्रेशंस बहुत फील हो रही है, जितना तेज जाएंगे उतना एरोडायनामिक प्रेशर आप पे तेज लगेगा। जैसे रॉकेट का एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा होता है कि the effect of speed is much more than the effect of reducing density। तो एक पॉइंट पे आके वो मैक्स क्यू होता है, और मैक्स क्यू के बाद ऑब्वियसली बिकॉज और ऊपर जा रहा है वो, तो वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। एट L+2 मिनट्स एंड 9 सेकेंड्स जो SRB सॉलिड बूस्टर्स होते हैं साइड में रॉकेट के, उनका काम खत्म भाई। 2 मिनट में वो इतना तेज 60% ऑफ द फ्यूल गया 2 मिनट में, वो खाली एंड वो वापस गिर जाते हैं धरती पे। L+3 मिनट एंड 18 सेकेंड्स दी लॉन्च एस्केप टावर, जो ऊपर सबसे ऊपर चोंच होती है रॉकेट की भाई, वो भी सेपरेट हो जाती है, और वो समझना बहुत जरूरी। मैं इसी पॉइंट का वेट कर रहा था कि वो आए, मैं आपको समझाऊंगा। भाई मैं बात कर रहा हूँ इस डंडे की और इस डंडे की। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ भाई, इस पार्ट में तो है आपके एस्ट्रोनॉट्स, तो ये जो डंडा लगा हुआ है ये भाई एक तरीके से आप समझ लो जैसे फाइटर जेट्स में इजेक्शन सीट होती है ना, कि भाई कुछ भी गलत हो गया या फाइटर जेट क्रैश होने वाला है, कुछ अब पायलट के बचने की चांस नहीं है, तो पायलट हैज द लास्ट ऑप्शन टू इजेक्ट एंड गेट आउट एंड सेव हिज लाइफ। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं एंड यू आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ दिस इतना फ्यूल, आप एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। इतना मान लो कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, सो पायलट्स द एस्ट्रोनॉट्स हैव अ चांस टू एस्केप एंड सेव देयर लाइफ। तो आज से 6 साल पहले आप देख रहे होंगे नासा ने इसको टेस्ट भी किया था। ये क्रू इजेक्शन सिस्टम टेस्ट होता है, एंड जब इसको लॉन्च करते हैं, अब आप देखेंगे, ये देखिए सेपरेशन हो गया। ऊपर का जो डंडा है उसमें एक अलग सा छोटा सा रॉकेट होता है, इनफ टू कैरी आउट दैट ओरायन मॉड्यूल और द क्रू मॉड्यूल, उसको बाहर लेके वो आ जाता है। और ये देखिए इसमें अभी पैराशूट डिप्लॉय हो गया, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये T+49 मिनट्स जो ICPS होती है सेकेंड स्टेज, वो फायर करती है, क्योंकि अब ये धरती के एटमॉस्फेयर से बहुत ऊपर जा चुका रॉकेट। जस्ट इन 49 मिनट्स वो शायद स्पेस में पहुंच चुका है। अब उसका काम होता है उसको ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करना। सो 2222 किलोमीटर के ऑर्बिट में वो एस्टैब्लिश हो जाता है इन जस्ट 49 मिनट्स। L+1 आवर 47 मिनट्स वो अपने 70,000 ऑर्बिट में रेज करने के लिए इंजन फायर करते हैं, और L+13 आवर्स 70,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में वो पहुंच जाते हैं। एट लॉन्च +1 डे एंड 1 आवर 37 मिनट्स, मतलब आप 24 घंटे के ऊपर हो चुके लॉन्च को, TLI होता है ट्रांस लूनर इंजेक्शन, जो कि एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो हो चुका है। द एस्ट्रोनॉट्स हैव सेट देयर पाथ फॉर मून, और वो 38,600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन करते हैं TLI में, ट्रांस लूनर इंजेक्शन में, जब वो चांद की ओर
कट लेते हैं। L+5 days and 1 hour 23 minutes they will reach the far side of the moon। तो मून के पीछे चले जाएंगे जहाँ पे आज तक कोई ह्यूमन नहीं गया एंड दिस विल बी अ रिकॉर्ड कि वो फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ चले जाएंगे, पहले ह्यूमंस बनेंगे एंड मून की सरफेस से सिर्फ वो 7,400 किलोमीटर ऊपर होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। लॉन्च के 9 दिन बाद L+9 days क्रू विल री एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर और वो सबसे डेंजरस होता है इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए। जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर को री एंटर करते हैं द टेम्परेचर रीचेस 3000 डिग्री सेल्सियस ऑन द सरफेस ऑफ देयर मॉड्यूल। उनकी स्पीड होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड में वो अर्थ एटमॉस्फेयर को एंटर करते हैं एंड हमें लगता है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर फ्रिक्शन की वजह से होता है, बट ऐसा नहीं होता। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, वो मॉड्यूल के नीचे की हवा को इतनी जोर से वो कंप्रेस करते हैं, इतना एक्सट्रीम कंप्रेशन होता है उस हवा में, एयर में, कि वो एयर प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है और उस वजह से ये टेम्परेचर इतना हाई जाता है। फाइनली द एस्ट्रोनॉट्स विल रीच द अर्थ इन 10 days। आई थिंक पैसिफिक ओशियन में वो स्प्लैश डाउन करते हैं और वहाँ नेवी के जहाज़ खड़े होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। एंड दिस इज़ द होल आर्टेमिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।